हेलो हाय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर एंजॉय कर रहे होंगे और इस क्लासेस का भरपूर फायदा भी उठा रहे होंगे। आप सबका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है आपके अब यूट्यूब चैनल पर, एसीएस ज्ञान अड्डा पर, जहां पर आपको मिलेगा संपूर्ण विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मांग की कीमत लोच। तो हमने लास्ट क्लास में जब बात करी थी उसका एक मेथड हमने डिस्कस कर लिया था अच्छे से। और उस क्लास के अंदर अगर आपको किसी तरह से कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप अपना जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए ताकि हम उसको वापस रिवीजन के तौर पर कर सकें। तो मेरे प्यारे साथियों, एक जो विधि हमारी मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने की थी, वो कौन सी विधि थी उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद ही अपन अपनी क्लास को शुरू करेंगे, ताकि क्या है कि आपको पता रहे कि हमने कहाँ तक बात कर ली है और अब क्या बात करनी है उसके बारे में अच्छे से जान सकें। इसलिए हमें रिवीजन की जरूरत जरूर पड़ती है। मैंने आपको कहा था रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो रिवीजन ऐसे किया जाता है कि कहीं ना कहीं आप आज पढ़ रहे हो तो कल वापस पढ़ो, 5 दिन बाद वापस पढ़ो, 10 दिन बाद वापस पढ़ो, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन। तो ये एक तरह से रूटीन बन जाएगा, तो आपकी सारी चीजें जो है क्लियर होने वाली है। तो देखिएगा, मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था वो हमें पता होना चाहिए। मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, है ना। तो ये अपना एक मेथड है मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने का। क्या है बेटा? एक मेथड है मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का। तो उसका फॉर्मूला क्या था? तो आपको फॉर्मूले, दो प्रकार के फॉर्मूले बताए थे मैंने कि सर ईडीपी की मतलब जो है इसका फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं क्या था, मांगी गई मात्रा में, या हाँ ऐसे लिख सकते हैं, मांगी गई मात्रा में, मात्रा में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है। और अपॉन में क्या लिखा था हमने? अपॉन में क्या लिखा था बेटा कि वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन। तो हम लोग इसके अपॉन में क्या लिखेंगे? वस्तु की, वस्तु की कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है जी। तो ये कहीं ना कहीं हमारा फॉर्मूला रहा है। इसके अलावा अपना एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था। वो कौन सा फॉर्मूला देखिए जरा। वो फॉर्मूला कौन सा है कि सर अगर इस फॉर्मूले से भी अगर हम लोग मांग की कीमत लोच की गणना करें तो हम लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो डेल्टा पी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी जीरो, क्या बेटा? पी जीरो और क्यू जीरो। ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले दोनों ध्यान में रखने हैं। और ये क्वेश्चन मैंने हालांकि यहाँ पर करवाया था इसका, और वो क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा भी होगा। अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि डेल्टा क्यू आपका अगर मान लीजिए -2 हो, डेल्टा क्यू अगर हम बात करें तो -2 है, सपोज करिएगा -2 है। डेल्टा पी मान लीजिए 6 है। कितने हैं यहाँ पर मैंने कर दिया बराबर के -2, और यहाँ पर मैंने कर दिया 6। और अगर पी जीरो की बात करूँ मैं 8, और क्यू जीरो की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग ले लेते हैं 10। तो सिंपल से इसका पर आपको निकालना है ईडी क्या होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो क्या होने वाला, डेल्टा क्यू कितना है? 2 है। अपॉन में डेल्टा पी कितना बेटा? 6 है। इनटू में अगर पी जीरो की बात करें तो 8 है, और क्यू जीरो की बात करें, पी जीरो 8 है और क्यू जीरो की बात करें तो 10 है। तो काटा पीटा करके भी आप लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे निकालेंगे कि ये इससे कितनी बार कट रहा है? तो अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 4 बार कटा, ये 5 बार कटा। ओके। ये इससे 1 बार कटा, ये इससे कितनी बार कट गया बेटा? 3 बार कट गया। तो आप माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाते ही हैं, इसका माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो एक, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 को 4 से तो 4 आएंगे, और 3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है बेटा?
15 आते हैं, तो 4/15 जो है अपना क्या आने वाला है, ये अपनी मांग की कीमत लोच आने वाली है। तो इस तरह से भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नया जो मेथड होने वाला है वो कौन सा है, प्रोफेसर मार्शल की कुल व्यय विधि है, उसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए जरा क्या होने वाला है, प्रोफेसर मार्शल कुल व्यय विधि को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए जरा, मार्शल ने मांग की लोच को मापने के लिए कीमत में परिवर्तन से पहले की बात कर रहा है और कीमत में परिवर्तन के बाद। तो दो चीजें दे रखी है बेटा, एक तो कीमत में परिवर्तन से पहले की कीमत और बाद की कीमत में होने वाले कुल व्यय की तुलना, होने वाले कुल व्यय की तुलना के आधार पर कुल व्यय रीति का प्रतिपादन किया है। तो कहने का मतलब ये होगा कि सर अगर कीमत मान लीजिए, सपोज करें मैंने कीमत ली P1 या P0, प्रारंभिक कीमत मेरी जो है P0 कहलाती है, तो ये मेरी कीमत मान लीजिए 6 रुपए है और क्वांटिटी वो जो खरीद रहा है मान लीजिए 4 खरीद रहा है, कितनी खरीद रहा है, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, यहाँ कुल व्यय कितना होगा, तो यही कुल व्यय निकालना है। ओके, कुल व्यय कितना होगा, तो कुल व्यय हम लोग कहेंगे सर 24 रुपए होता है। कितना रुपए होता है, 24 रुपए होता है। अगर कीमत चेंज हो जाती है, मान लीजिए कीमत बढ़कर जो है 10 रुपए हो जाती है, तो ऑब्वियसली है क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा, मांग नियम के अनुसार क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो सपोज करें क्वांटिटी हो गई 2, तो यहाँ पर अब जो कुल व्यय होगा, अब जो कुल व्यय कितना होने वाला है, यानी कि 20 होने वाला है। कुल व्यय कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा कुल व्यय, यानी कि 10 × 2 इक्वल टू कितना हो गया, 20। तो यहाँ पर एक कीमत के बढ़ने के फलस्वरूप कुल व्यय में क्या परिवर्तन हुआ है, इसका आधार माना है इस विधि का। ठीक है जी, ये 3 प्रकार की मांग की लोच होती है। इकाई से अधिक, जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं ईडी ग्रेटर देन 1, यानी या तो ईडी का जो मान होगा 1 से अधिक आएगा, यानी ईडी का मान 1 से अधिक आता है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, यहाँ अगर सॉल्व करूंगा मैं, तो यहाँ पर ईडी का मान क्या आएगा बेटा, कहने का मतलब ईडी का मान 1 से कम आएगा, तो यहाँ पर लेस देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस देन। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो ईडी का मान अगर मान लीजिए 1 के बराबर आ रहा है, तो ईडी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि ईडी का मान 1 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ईडी इक्वल टू 1 होने वाला। ठीक, फिर तीसरा इसमें एक और बताई है, ईडी लेस देन 1, तो ईडी का मान 1 से कम आता है, ईडी का मान 1 से कम आता है, तो ये लिखा जाता है। तो इसका एक डायग्राम है, उसी डायग्राम से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्या डायग्राम है, उसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए, उस डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम जरूर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बिना डायग्राम के ये मेथड आपको समझ में नहीं आएगा। बिना डायग्राम का, अगर आप डायग्राम की बात करें तो खूब सारे ऐसे डायग्राम आएंगे जिसके माध्यम से हम लोग मेथड, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो ये इकोनॉमिक एक्सेस सब्जेक्ट है जिसमें आपको डायग्राम का भी बहुत बड़ा जो है योगदान देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलो तो देखिए बेटा, हम लोग बात करने वाले डायग्राम की, और डायग्राम किस प्रकार का होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिएगा आप भी, ताकि ये डायग्राम जैसे बनेगा वैसे आप सीखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर लिखा जाएगा कुल व्यय। क्या लिखा जाएगा, कुल व्यय की बात करें। ओके, और इधर लिखा जाएगा वस्तु की कीमत। क्या लिखेंगे, वस्तु की कीमत। ओ वाई अक्ष पर हमेशा वस्तु की कीमत लिखी जाती है, और ओ एक्स अक्ष पर हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, वस्तु के ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय को लिखते हैं। ठीक है जी, ओके। तो यहां तक आपको चीजें पता चल गई होगी। अब एक कुल व्यय रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, कुल व्यय रेखा की बात करते हैं। तो कुल व्यय रेखा कुछ इस प्रकार से होगी, ये है, इसको कहा जाता है कुल व्यय रेखा। क्या कहा जाता है बेटा, इसको कुल व्यय रेखा कहा जाता है। ठीक है जी, ये थोड़ी सी सीधी कर लेते हैं ताकि इसको भी मजा आ जाए भैया। ये देखो, कुल व्यय रेखा, इसको टी नाम दूंगा, इसको मैं ई नाम दूंगा। ठीक है, इसको मैंने टी नाम दे दिया, इसको मैंने ई नाम दे दिया। चलिएगा, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया बात, यहाँ तक बना। अब
अपने क्या है कि जैसे जैसे आप क्लास को देखोगे वैसे वैसे ये चीज़ आपको सॉल्व करते जाना है, जैसे जैसे ये बात सॉल्व करते आपको जाना है। चलिएगा, तो यहाँ तक आपको जो है बना देना है। तो यहाँ तक डायग्राम आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। आगे देखते हैं। तो तीन प्रकार के मांग की कीमत लोच को उन्होंने बताया है, तो तीन प्रकार की चीजें भी हम लोग यहाँ पर बताने वाले हैं। एक तो यहाँ पर लाइन खींचना है और एक यहाँ खींच, ठीक है जी, ओके। अब इनकी मार्किंग कर देनी है। क्या कर देनी बेटा? मार्किंग। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया और इसको डी नाम दे दिया। यहाँ पर भी अपन कुछ न कुछ नाम जरूर दे देंगे, है ना। यहाँ पर भी कुछ न कुछ नाम आप जरूर दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं आप लोग? पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर और एस, ठीक है। ये डायग्राम बन के हमारा रेडी हो गया है। क्या बन गया बेटा? ये डायग्राम अपना बन के एकदम से तैयार हो चुका है। दूल्हे की तरह हमारा डायग्राम बन चुका है। आराम से सभी तिलक टीके लगा दिए हम लोगों ने और इसको सजा धजा दिया है। अब इनको है तोरण के लिए भेजना है। कहाँ भेजना है? तोरण के लिए भेजना है। आखिरी स्टेज में इसको भेजना है। यहाँ से आप जो है मूव कर सकते हैं, हमें मूव नहीं करना, हमें आगे की ओर बढ़ना है। तो ये एक दूल्हा सज गया है, इसको घोड़ी पे बैठा दिया है और इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? अब तोरण के लिए भेजने वाले, ठीक है। चलो, तो पहला हमने बात करी कि अगर पूछा जाए आपसे, अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरह से मैं मांग की कीमत लोच को बताना है, किस तरह से मांग की कीमत लोच को बताना है, वो हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। आई थिंक आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। तीन प्रकार की मांग की लोच बताई गई यहाँ पर। कितनी बताई बेटा? मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की बताई है? तीन प्रकार की बताई है हमने, और उस तीन प्रकार की मांग की लोच को अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले है सबसे पहले अपने कौन सी मांग की लोच हो जाएगी? ईडी। पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। ईडी इक्वल्स टू 1। क्या होता है? ईडी इक्वल्स टू 1, यानी ईडी का मान क्या होता है? बराबर रहता है। क्या रहता है बेटा? ईडी का मान यहाँ पर एक रहता है। तो वो उस पर किया जाने वाला खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कीमत घटती है, कीमत बढ़ती है, तो कोई होने वाले खर्च के ऊपर किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईडी होने वाला है। देखिए, जैसे तो मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं ताकि आपको ये चीज पता चल जाए क्या इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए जरा, हाँ, तो हम लोग बात करने वाले हैं ईडी इक्वल्स टू 1 में। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? कि यदि कीमत में, यदि वस्तु की कीमत में, यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होती है, तो तो वस्तु पर किया जाने वाला, वस्तु पर, वस्तु पर होने वाला व्यय, या वस्तु पर किया जाने वाले व्यय में वस्तु पर होने वाले व्यय में किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं आता है। वस्तु पर होने वाले व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस उस स्थिति में, उस स्थिति में मैं मांग की कीमत लोच, कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। क्या होती है? मांग की लोच इकाई के
बराबर होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कैसे, देखिएगा। मान लीजिए सर, देखो डायग्राम में देखिए जरा, कि सपोज करिए मैं यहाँ कीमत लेता हूँ 10 रुपए। कितने लेता हूँ? 10 रुपए। और यहाँ ले लेता हूँ मैं 20 रुपए। कितने रुपए? 20 रुपए। तो अब वो क्या करेगा कि जैसे मैंने दो कीमत ली है, एक तो P0 ले ली है और एक मैंने P1 ले ली है। P0 मेरी कितनी है? सपोज करिए 10 रुपए। कितने रुपए हैं? 10 रुपए। और दूसरी जो है 20 रुपए। कितनी है? 20 रुपए रहने वाली है। तो यहाँ पर हो सकता है कि व्यक्ति, अब यहाँ पर खर्च किस प्रकार से होगा, कुल व्यय को किस प्रकार से निकालेंगे, यानी कि वो मात्रा को प्राइस से गुणा करेगा तभी तो कुल व्यय आएगा। मात्रा को प्राइस से गुणा करेगा तभी तो कुल व्यय आएगा। तो हो सकता है कि सर यहाँ पर वो क्वांटिटी खरीद रहा है 4। कितनी खरीद रहा है? 4। और यहाँ पर क्वांटिटी कम करके कितनी कर देगा? 2। तो यहाँ पर कितना आ गया देखिएगा, यहाँ पर टोटल व्यय कितना आ गया? 40 रुपए आ गया। कितना आ गया? 40 रुपए। और यहाँ पर टोटल व्यय कितना हो जाएगा? 40 रुपए हो जाएगा। तो कीमत के घटने और कीमत के बढ़ने से जो कुल व्यय है इसमें किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं आया है। कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा पहले 10 रुपए पर 4 यूनिट खरीद रहा है और 20 रुपए पर उसने 2 यूनिट कर दी। तो खर्च वही रहता है, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं। तो आप लोग लिख सकते हैं कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं। कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन नहीं, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं। तो ये तो चीज हो गई अपनी कौन सी बेटा, एक पहले हो गई अपनी ईडी इक्वल्स टू 1 होता है तो ठीक है, ईडी इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी जो आपका मांग की कीमत लोच उसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे है देखिएगा जरा। उसको कैसे एक्सप्लेन करना है कि अगर मान लीजिए यदि आपकी मांग में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो कीमतों में अगर बढ़ती कमी हो रही है, तो यहाँ पर कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो वो कैसे हो जाएगी? ईडी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। दूसरा है ईडी ग्रेटर देन 1 कर देते हैं। दूसरी कौन सी कर लेते हैं बेटा? ईडी ग्रेटर देन 1। ईडी ग्रेटर देन 1 कब होगा? कि यदि, देखो, तो ये कौन सा हो गया अपना पार्ट? ये हो गया ईडी इक्वल्स टू 1 वाला। ये क्या हो गया? ईडी इक्वल्स टू 1। ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको कि कीमतें अगर बढ़ती है ना, तो आपके कुल व्यय में देखो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कुल व्यय आपका इतना कितना बना हुआ है। कीमतें बढ़ जाती है तो कुल व्यय भी क्या होगा आपका? इतना इतना। देखो ये यहाँ, ठीक है। तो इतना कितना आपका कुल व्यय बना हुआ है। कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर लेता है? एडजस्ट किस में करता है? वो मांगी गई मात्रा में जो है एडजस्ट कर लेता है। तो दूसरा देखिएगा, यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, यदि यदि वस्तु की कीमत के बढ़ने पर, या में वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है होती है तब तब कुल व्यय में कमी हो जाती। तब कुल व्यय में कमी हो जाती है यदि वस्तु की कीमत वस्तु की कीमत घट जाती है, घट जाती है, तो थोड़ा सा लोग कुल व्यय यहाँ लिख देते हैं, कुल व्यय। तो क्या लिखा हमने? हमने क्या लिखा बेटा? तो यदि वस्तु की कीमत घट जाती है तो कुल व्यय
तो कुल व्यय बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में तो उस स्थिति में तो उस स्थिति में मांग की कीमत लोच इकाई से इकाई से अधिक होती है। अधिक होती है यानी कि ईडी ग्रेटर देन वन। क्या होगा? ईडी ग्रेटर देन वन होने वाला है। तो ये दूसरा इसका भाग हो गया। क्या हो गया बेटा? दूसरा इसका भाग हो गया है। ठीक है, तो देखो कैसे हुआ ये कैसे हुआ कि देखिए, अगर मान लीजिए कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय घट जाता है। कीमतें बढ़ती है तो कुल व्यय घट जाता है। कीमत घटती है तो कुल व्यय बढ़ जाता है। सपोज करिए कि कीमत बढ़ गई, 20 से कितनी हो गई? सपोज करिए 30 हो गई। 20 से कितनी हो गई? 30 हो गई। तो यहाँ पर कुल व्यय घट जाएगा। क्या हो जाएगा? मान लीजिए देखिएगा कि 20 रुपए कीमत पर वो सपोज करें कि दो क्वांटिटी खरीद रहा है। कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है? दो क्वांटिटी खरीद रहा है। तो मैं मान लीजिए P0 की बात कर लेता हूँ। P0 सपोज करें 20 है और P1 की बात करूं तो कितनी आ जाएगी? 30 हो जाएगी। तो देखो इस स्थिति में वो क्या करेगा? क्या करने वाला बेटा? वो क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज करेगा। क्या करेगा? क्वांटिटी वो कम या ज़्यादा खरीद लेगा। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। कितने से? पहले 20 इंटू 2 थी तो कितना हो गया? 40 हो गया। कितना हो गया? 40 रुपये खर्च हो रहा था। देखो पहले से 20 रुपये कीमत पर वो दो क्वांटिटी खरीद रहा था तो 40 रुपये व्यय हो रहा था। यही हम लोग करना, 20 रुपये पर चार क्वांटिटी खरीद रहा था तो कितनी व्यय हो रहा था? टोटल व्यय उसका 40 हो रहा था। अब कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घट जाता है। कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घट जाता है तो इंटू मैं क्या कर लेता हूँ? एक कर लेता हूँ। तो कितना व्यय हो जाएगा यहाँ पर? 30 रुपये व्यय हो जाएगा। तो ये है 30 रुपये व्यय। बात समझ में आ गई क्या? देखो यहाँ पर 20 रुपये कीमत रहती है, दो क्वांटिटी खरीद रहा है तो कितना खर्च होता है उसका? 40 रुपये होता है। तो 40 रुपये देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कितना बताना हमको? 40 रुपये बताना। अब कीमतें बढ़ जाती है। कीमत अगर बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा? क्वांटिटी को ही कम कर देगा। तो जिससे क्या होगा? उसका कुल व्यय कम हो जाएगा। तो यही तो लिखा है कि यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो कुल व्यय में कमी हो जाती है और यदि वस्तु की कीमत घट जाती है तो कुल व्यय बढ़ जाता है। तो वस्तु की कीमत देखो 20 से 30 से 20 हो जाती है। सपोज करें 20 से कितनी हो जाती है? सॉरी 30 से 20 हो जाती है तो कुल व्यय बढ़कर 30 से कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो जो आपका कुल व्यय भी बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में होने वाला है ईडी। क्या इस स्थिति में होने वाला है? ईडी ग्रेटर देन वन। क्या होगा? ईडी ग्रेटर देन वन होने वाला है। तो देखो कीमतें बढ़ती है, कीमतें बढ़ रही है। 20 से कितनी हो गई है बेटा? 20 से कितनी हो गई है? 30 हो गई। क्या हो गई है? 20 से 30 हो गई है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा जो है वो कौन सा मेथड है, या तीसरी मांग की कीमत लोच को बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहीं पर हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको एक ही जगह आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाए। हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। चलो उस पीछे वाले नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं ताकि आपको कोई देखने में दिक्कत ना आए। तो देखिए तीसरा कौन सा है, उसको चित्र को वापस बना लेता हूं मैं। यह आपका चित्र है। ठीक है जी, ये इस प्रकार से आपका क्या होने वाला? डायग्राम होने वाला है। यह आपका डायग्राम है। ओके, ये आपका डायग्राम। भाई फटाफट से हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको वो चीज़ मिल जाए जो आप वास्तव के अंदर देखना चाहते हैं, जो वास्तव में आप देखना चाहते हैं। ठीक है जी, चलो ये हो गया। बस ये हो गया भैया, कुछ ही मिनट बाद हो गया। यहाँ टी कर दिया, यहाँ हमने ई कर दिया। और ये कौन से बिंदु थे अपने बेटा? ये अपना ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, यहाँ पी क्यू आर और एस हो गया। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई क्या? तो हमने यही तो बात कर ली थी, ईडी इक्वल्स टू वन की और ये ईडी ग्रेटर देन वन की। ठीक है, अब तीसरी विधि को, तीसरा जो आपका रहने वाला है,
तीसरा मांग की कीमत लोच क्या रहेगी उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो तीसरी क्या है, देखो जरा, ये तीसरी है। यदि वस्तु की कीमत, यदि वस्तु की कीमत घट जाती है, वस्तु की कीमत घट जाती है या वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, तो कमी हो जाती है तो कुल व्यय, कुल व्यय कम हो जाता है। यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, हो जाती है, तो कुल व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो उस स्थिति में, तो उस स्थिति में उस स्थिति में मांग की कीमत लोच, कीमत लोच इकाई से कम होती है, कम होती है। ठीक है जी, तो देखो क्या कह रहा है, क्या कहने वाला है, यदि वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो कुल व्यय कम हो जाता है, यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो कुल व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। तो उस स्थिति में मांग की कीमत लोच क्या होने वाली है, इकाई से कम होने वाली है। यानी ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। यानी ईडी लेस देन वन, क्या होगा, ईडी लेस देन वन रहने वाला है। तो देखो कैसे, देखो यहां पर हमने क्या बात करी थी, देखो मान लीजिए सर इस कीमत पर, यहाँ पर ये कीमत 10 दे रखी है, 10 रुपए पर वो कितना खर्च कर रहा है, 40 रुपए, कितना, 40 रुपए खर्च कर रहा है। तो मेरी P0 की बात करता हूँ मैं किसकी बात करता हूँ बेटा, P0 की बात कर लेता हूँ। तो P0 मेरी कितनी है, सपोज करें 10 रुपए, कितने रुपए हैं, 10 रुपए। कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, 4, तो कितना हो गया टोटल व्यय, यह आपका कुल व्यय हो गया। क्या हो गया, कुल व्यय यहाँ पर ये हो गया है। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब देखो क्या सर, कीमत कम होकर कितनी हो जाती है, मान लीजिए सर कीमत कम होकर 5 रुपए रह जाती, कितनी हो जाती है, 5 रुपए रह जाती है। यहाँ पर कितना लिखा था मैंने, 10 रुपए लिखा था, यहाँ पर मैंने जो है 20 रुपए लिखा था, यहाँ पर मैंने 30 रुपए लिखा था। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर कीमत कम होकर कितनी हो जाती है, 5 रुपए हो जाती है, तो कुल व्यय भी कम हो जाएगा। ऑब्वियसली क्या होगा, कुल व्यय भी आपका क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। तो कुल व्यय कितना हो जाएगा, देखिए जरा कि मेरी P1 कितनी है, 5 रुपए, कितनी, 5 रुपए। तो कुल व्यय घटकर भी कितना हो जाएगा, सपोज करें मैं 5 रुपए पर वो वस्तुएं खरीद रहा है, सपोज करिएगा कि वो 5 रुपए पर वस्तुएं मान लीजिए 4 खरीद रहा है, कितने खरीद रहा है, 4, ओके। तो कितने रुपए हो जाएगा उसका, 20 रुपए उसका कुल व्यय रहने वाला है। तो देखिएगा कि कीमत कम होती है तो कुल व्यय भी कम हो जाता है, कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय भी बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में मांग की कीमत लोच क्या रहने वाली है, क्या रहेगी बेटा, अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगी, तो निश्चित रूप से मांग की कीमत लोच है वो क्या रहेगी, इकाई से कम रहने वाली है। क्या रहने वाली बेटा, इकाई से कम रहने वाली है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज को समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर हो गया होगा आप सभी का, और ये क्लियर करना भी है आपको, ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो वैसे यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कुल व्यय लिखना है, क्या लिखना है बेटा, कुल व्यय लिखना है। और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, कीमत लिखना है, क्या लिखना है, कीमत लिखना है। ओके, चलिएगा। तो ये हमारा मेथड मेथड था, कौन सा, प्रोफेसर
मार्शल का कुल व्यय रीति थी, जिसके माध्यम से हमने मांग की कीमत लोच को ज्ञात किया है। तीनों के मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, वापस देख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या थे कि यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होती है तो कुल वस्तु पर होने वाले व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उस स्थिति में मांग की कीमत लोच क्या होगी, इकाई के बराबर रहने वाली, ईडी जो है आपकी एक रहने वाली है। क्या आएगा, एक रहने वाला। मालूम मैं 40 में 40 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, एक आएगा। यहाँ पर मैं 40 के अंदर देखो 21 से अधिक का मतलब क्या हो गया कि अभी मैं 40 के अंदर 30 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, एक से ज्यादा ही आएगा ऑब्वियसली। और यहाँ पर जो है मैं अगर इससे भाग देता हूँ कितना, 21 से कम है ना, तो मैं अगर इससे 40 का भाग 20 के अंदर देता हूँ तो कितना आएगा बेटा, कितना आने वाला है आपका, कम आने वाला, एक से कम। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपका कहीं ना कहीं मेथड जो है एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। इस मेथड में किसी तरह से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, हम उसको जरूर सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, ओके। तो दो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने मेथड बेटा, दो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोफेसर मार्शल का कुल व्यय रीति, और एक हमने पढ़ा है प्रोफेसर फ्लक्स का मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का अनुपातिक या प्रतिशत विधि, है ना। प्रोफेसर, ये किसकी बेटा, प्रोफेसर फ्लक्स है ना, प्रोफेसर फ्लक्स है। इनकी जो है वो है प्रतिशत विधि। कौन सी विधि, प्रतिशत, प्रतिशत विधि, प्रतिशत विधि की यहाँ पर बात की जाए। ठीक है जी, प्रतिशत विधि। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि आप ये चीजें समझ पाए होंगे। और हम लोग अगले क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ज्यामिति विधि के बारे में, और उस विधि के माध्यम से हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझे कि एक मांग वक्र के किस बिंदु पर, एक मांग वक्र के किस किस बिंदु पर मांग की लोच क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम लोग अगली वाली क्लास के अंदर समझने वाले हैं। तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक बार पुनः सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ACS ज्ञान अड्डा पर। थैंक यू सो मच।